Hello everyone. So let's get back to the next chapter of econometrics, which is the diagnostic testing overview. कि हम कैसे टेस्ट करें कि कोई assumption जो है वायलेट हो रहा है. कौन कौन से assumptions हम लोगों ने पढ़े थे? मल्टी कोलिनियरिटी, हेट्रोस्किडासिटी, ऑटो कोरिलेशन. और एक और टेस्ट होता है नॉर्मेलिटी का. ये चेक करने के लिए कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, हेट्रोस्किडासिटी नहीं होनी चाहिए, एंड ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए. तो इन सब के टेस्ट करने के कुछ तरीके हैं. जैसे मल्टी कोलिनियरिटी के लिए हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को यूज़ करते हैं, जिसका ये फॉर्मूला होता है 1 - r², वे व्हाट इज r² रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन व्हेन रिग्रेसिंग x ऑन ऑल द रिमेनिंग रिग्रेसर्स. जैसे ये हमारी इक्वेशन होती है β0 + β1 x1 + β2 x2 एंड सो ऑन टिल βn(xn). ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक x को उठाते हैं एंड वो बाकी के सारे x पे हम उस पर रिग्रेशन चलाते हैं. ठीक है, हम एक x को लेंगे एंड फिर ये हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग करते करते हम लोग हर इक्वेशन का एक r² निकालते हैं. ठीक है, r² जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बताता है कि ये इक्वेशन कितना ज़्यादा जो ट्रू वैल्यूज़ है उसको रिप्रेजेंट करिए, कि ये मॉडल कितना ट्रू वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होता है r². ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इस फॉर्मूले में रखते हैं. ठीक है, हर इक्वेशन को. तो इससे हमें पता चलता है कि क्या मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट है, और अगर है तो किस वेरिएबल, किस x के बीच में मल्टी कोलिनियरिटी है. तो ये कुछ मेट्रिक्स हैं कि अगर ये VIF की वैल्यू 10 से ऊपर चली जाती है, जैसे कि ये देखो r² जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना छोटा डिनोमिनेटर होगा, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा ये उतना बड़ा होगा. ठीक है, तो r² जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा बड़ा मेरा VIF भी होता है. तो r² मतलब जितना अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा मल्टी कोलिनियरिटी है. तो इसका मतलब एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा मल्टी कोलिनियरिटी है. और अगर 1 वैल्यू आती है इसकी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई कोरिलेशन नहीं है. एंड 1 से 5 तक एक्सेप्टेबल होता है, 5 के ऊपर तो दिखने लगता है कि हाँ कोलिनियरिटी है और वी नीड टू ट्रीट इट. और 5-10 के ऊपर तो एक्सट्रीम होती है, मतलब ये इट इज़ मतलब बियॉन्ड वार्निंग सिग्नल. ठीक है ना. सेकेंड इज हेट्रोस्किडासिटी. इसको मैं बोलने में हमेशा मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती है, हेट्रोस्किडासिटी. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये होता है वेरिएंस, जो होता है हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस का जो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है. ठीक है, ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन x to x. तो इसके लिए हम करते हैं ब्रूश बगान, गॉडफ्रे ट्रस्ट, ये तीनों इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को रिग्रेस किया. ठीक है, हमने इस इक्वेशन को रिग्रेस किया, हमने u और इसमें हम एक अपना रेसिडुअल कैलकुलेट किया. ठीक है, एंड फिर रेसिडुअल फिर जो हम रिग्रेसर है, जो मेरा रेसिडुअल है, उसको मैंने रिग्रेस द स्क्वायर रेसिडुअल ऑन द बेसलाइन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. मतलब मेरा एक बार रिग्रेसर आ गया, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं क्या लिखा है स्क्वायर रेसिडुअल, इसको मैं किस पे रिग्रेस कराऊंगी, ऑन द ऑल द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. मैं इन सब में इसको रिग्रेस करवाऊंगी. ठीक है, और एक मेरा कांस्टेंट टर्म भी होगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, मैं इसको रिग्रेस कराऊंगी. मेरा ये हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस होमोस्किडासिटी, मतलब जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट रहेगा. सेकेंड इज हेट्रोस्किडासिटी, यानी वेरिएंस जो है चेंज हो रहा है. तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो मतलब मेरा होमोस्किडासिटी है और हम कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका डिसीजन रूल क्या होता है, पी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, अगर रूल क्या होता है, अगर पी वैल्यू मेरे अल्फ़ा वैल्यू से छोटा है, अल्फ़ा वैल्यू क्या होता है, जो जितने ये मेरा होता है सिग्निफिकेंस लेवल. ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे मेरे को बताओ, यानी 95% श्योरिटी के साथ बताओ. तो 95% श्योरिटी के साथ बताओ कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है. तो अल्फ़ा वैल्यू होती है, अगर अल्फ़ा वैल्यू से ये छोटा होता है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बड़ा होता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नल हाइपोथेसिस. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 5% ली, तो यहाँ पे ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी फेल टू रिजेक्ट एंड सो वी एक्सेप्ट द, कि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है, नल हाइपोथेसिस, मतलब वी आर गुड टू गो. बट अगर 0.5 से छोटा है तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. बट इसमें एक लिमिटेशन है कि लीनियर होना चाहिए. अगर लीनियर नहीं है तो ये फॉल्स रिजल्ट दे सकता है.
तो इसीलिए एक वाइट टेस्ट आया है। एक वाइट टेस्ट जो है ये ब्रूइश-पगान टेस्ट से थोड़ा सा एडवांस होता है और इसका लिए नॉर्मेलिटी एजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये इक्वेशन क्या होता है, ये भी रेसिडुअल जो है स्क्वायर्ड में होता है, बट ये एक कांस्टेंट, फिर मेरा ये बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 मान लेते हैं, सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे। तो फिर उसके बाद ये इसके अलावा इनके स्क्वायर्स पे भी, ठीक है, इनके स्क्वायर्स पे सॉरी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बीटा 5 इनके मल्टीप्लिकेशन को भी इस इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस पे ये रन होता है, ठीक है। एंड अगेन हाइपोथेसिस सेम है एंड इसमें LM टेस्ट करते हैं। LM टेस्ट क्या होता है, NR स्क्वायर तो मैंने बता दिया क्या होता है, N इज़ अ नंबर ऑफ सैम्पल, और ये फॉलो करता है काई स्क्वायर को, ठीक है। तो फिर वही जो काई स्क्वायर में होता है ना कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन क्रिटिकल वैल्यू तो वी रिजेक्ट, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू सो वी एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये LM टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है, वो PPT में डालना भूल गई, विच इज़ अ गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट। अगर आपको पता है कि जो आपका वेरिएंस है जो वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, वो एक लीनियरिटी में हो रहा है कि मतलब वो या तो घटता जा रहा है या तो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा कोई और जिगजैग पैटर्न नहीं है, वो एक लीनियरली वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तब हम ये गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले सीक्वेंस में इसको अरेंज कर लेते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। देन उसके बाद हम बीच के थोड़े से हटा देते हैं सैम्पल्स, ऑब्जर्वेशंस, एंड इसको हम रिग्रेस करते हैं, इतने को और इतने को रिग्रेस करते हैं, एंड हम इनके रेसिडुअल्स RSS निकाल लेते हैं, ठीक है, रेसिडुअल सम स्क्वायर्स। फिर उसके बाद हम इसमें F टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, N-C, N इज़ योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, C जो हमने ओमिट कर दी डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि ये और ये कैलकुलेट करने के लिए, एंड K इज इक्वल्स टू जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं दैट इज़ बीटास इंक्लूडिंग पैरामीटर नहीं होगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो उन सबको ये सब हम F को कैलकुलेट करते हैं। फिर अगेन मेरा ये हाइपोथेसिस टेस्ट होता है जिसमें रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है, ये अल्फ़ा जो ये σ1 और σ2 का स्क्वायर जो है वो सेम है, इसका मतलब मेरा जो डेटा है वो होमोस्कैडास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये होता है गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन मतलब जिसमें U1 और U2 मतलब UI और UJ का जो कोवेरिएंस है वो ज़ीरो नहीं होता है, तब ये ऑटो कोरिलेशन का दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डर्बिन वाटसन टेस्ट है। डर्बिन वाटसन टेस्ट में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम ut -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ut का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से ये बनती है 0 विच इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ +2। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि अगर d की वैल्यू 2 से छोटी है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, 2 से बड़ी है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, देखो इधर देखो कि अगर DL से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे है, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये यहाँ पे 2 से ही दिखा दिया है, ठीक है, कि अगर 2 से छोटा है या फिर 2 से बड़ा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, इसको छोड़ दो उसको। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर अपर लिमिट से बड़ा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और इसमें कुछ गलत है शायद, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। इधर जो होता है हमारा कोरिलेशन है, ठीक है, इधर हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है, और ये वाला जो है होता है हमारा वो वाला रीजन होता है जिसमें हम लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसको एक बार मैं चेक करूँगी कि ये सही है कि नहीं। बट ये चीज़ क्या है कि इधर ये होता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, इधर होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये होता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मतलब ये रीजन हो गए रिजेक्ट वाले, ये रीजन हो गए एक्सेप्ट वाले, और ये हो गए हमारे डाउट वाले, हम लोग इनकन्क्लूसिव रीजन बेसिकली, ठीक है। फिर एक और टेस्ट होता है ब्रूइश गॉटफ्रे टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोर जर्नल अच्छा ठीक है, ब्रूइश गॉटफ्रे टेस्ट क्यों करते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सीरियल कोरिलेशन को ही देखता है, मतलब सिर्फ U1 और U2 को, U2 को और U3 को, U3 को, U4 को, इसको टेस्ट करता है। अगर मुझे U1 और U4 का चेक करना है तो डर्बिन वाटसन टेस्ट यूज़फुल नहीं होगा, तो हमें उसके लिए ब्रूइश गॉटफ्रे सीरियल कोरिलेशन टेस्ट करना होता है, ठीक है। इट इज़ मोर जर्नल एंड इट कैन डिटेक्ट अ हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई भी सीरियल कोरिलेशन नहीं है, ठीक है।
तो इसमें भी हम लोग LM टेस्ट ही करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस बस यही है कि ये हायर ऑर्डर में हो सकता है एंड ओवरकम करता है, इसका भी वही डिसीजन रूल है P का, ठीक है। तो और हाँ, अब ये एक लास्ट और है, नॉर्मेलिटी टेस्ट के लिए हम लोग जार्क्यू-बेरा टेस्ट करते हैं। जार्क्यू-बेरा टेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस, ये उसका फॉर्मूला है n/6 s² + k-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एंड ये फॉलो करता है chi² को और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, ठीक है। और अगर इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है तो वी रिजेक्ट कि जो आपका डेटा है वो नॉर्मल नहीं है, और अगर छोटा होता है तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर हम उसमें P वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये चीज़ें ना, अब देखो, अब अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ही इन डेप्थ में पता होनी चाहिए, ठीक है। इन डेप्थ का मतलब इतना ही होता है उसमें भी, इकोनॉमिक्स में भी। जब आप स्कूल में इकोनोमेट्रिक्स वगैरह पढ़ोगे ना कॉलेज में, तो इतना ही होता है, बट मैंने एक तरह से एकदम फ्लुएंसी के साथ बता दिया आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि फॉर्मूलेस क्या क्या है, ठीक है, और एक एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो ये सब चीज़ें, जैसे ये chi² है, मैंने यहाँ पे नहीं बताया chi² डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी वाली क्लासेस में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जैसे ये F टेस्ट है, RSS है, ये सब चीज़ें मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैं प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और ये मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ हर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा सा इसको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जब प्रोबेबिलिटी वाली क्लासेस हैं वो आप पढ़ना, ठीक है, या फिर जब ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे ना उसमें प्रोबेबिलिटी का भी बचा हुआ है थोड़ा सा लेक्चर, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अभी कुछ काम है कॉलेज में। तो मुझे ये एक्चुअली PPT मैंने कॉलेज के काम के लिए बनाई थी, ठीक है, अपने कॉलेज के काम के लिए। तो मैंने सोचा कि इसी को ही मैंने बना दिया, तो इसी को ही मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, तो ये वाला काम होते ही प्रोबेबिलिटी के कुछ मॉड्यूल्स बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे ये chi² वगैरह एक्सप्लेन होगा, ठीक है। और एनोवा टेस्टिंग ये सब क्या होता है, और ये हम लोग टाइम सीरीज़ एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें भी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसलिए करी हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स जो होता है पॉइंट मैंने सबसे लास्ट में आता है कि हाँ ठीक है आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, बट यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक में बता रही हूँ। जब TSA और प्रोबेबिलिटी में इसका हायर वर्जन है, ठीक है। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, ये जैसे कि ये मैंने बताया ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, ये सब फिर चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अभी इसमें और आगे पढ़ेंगे AR मॉडल क्या होते हैं, MA मॉडल क्या होता है, एरिमा मॉडल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गाच मॉडल क्या होता है, आर्च मॉडल क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप इधर आओगे ना तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है। तो बेसिक जो होता क्या है ना, जैसे एक तरह से समझो कि ये ABCD है कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। जब हम ये वाले कोर्सेज में आएंगे तो इनको हम थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको एज अ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो आपको मेरी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, ओके। सो बाय, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम सीरीज डेटा। बाय।